हेलो स्टूडेंट्स। आज के इस लेक्चर में अपन भारत के तटीय मैदान और भारत के पूर्वी और पश्चिमी घाटों का विस्तार से अध्ययन करेंगे। ये फिजिकल डिविजन्स का ये जो वाला पार्ट है, ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से सिविल सर्विसेज और नेट आदि के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। जब भारत के घाटों का अध्ययन या कोस्टल प्लेन्स का अध्ययन करते हैं तो हम उन्हें दो वर्गों में विभाजित करते हैं। द ईस्टर्न कोस्ट, द मैप, दिस इज द ईस्टर्न कोस्ट एंड दिस इज द वेस्टर्न कोस्ट। ये पूर्वी तटीय मैदान और पश्चिमी तटीय मैदान। जब पश्चिमी तटीय मैदान को हम अध्ययन करेंगे तो पहले वाला जो पार्ट है, ऊपर मैप के अंदर मैंने जो रेड लाइनें डाली हुई हैं, जो पहले वाला जो है दैट इज काठियावाड़ कोस्ट, और ये तटीय मैदान है, कच्छ का तटीय मैदान कहता है। फिर आएगा कोंकण का तटीय मैदान आएगा। फिर उसके बाद कन्नारा कोस्ट आएगा जो कर्नाटक के अंदर अधिकतर पड़ेगा, और लास्ट में जो है केरला का तटीय मैदान आएंगे। जो पूर्व तटीय मैदान हैं इन्हें तीन वर्गों में विभाजित करेंगे अपन। उत्कल के मैदान आएंगे, दैट इज अप टू चिल्का लेक, रेड लाइन डाली हुई है। और दूसरा आंध्र प्रदेश का मैदान और तमिलनाडु का मैदान। स्टार्ट्स फ्रॉम द वेस्टर्न प्लेन्स। फर्स्ट वेस्टर्न प्लेन लेंगे, देन द ईस्टर्न प्लेन्स, फिर घाटों का लेंगे, पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट। स्टार्ट। पश्चिम जो तटीय मैदान है, जब अपने मैप में भी देखे थे, ये पूर्व की तुलना में अपने देखा काफ़ी सक्रिय हैं। सबसे पश्चिम का भाग रन ऑफ कच्छ कहलाता है, ऊपर अपने मैप में देखा, जो गुजरात के लगभग 21,500 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। ये क्षेत्र सामुद्रिक अन्नचादन के लिए खुला हुआ है तथा गहरे रंग के गाद, डार्क सिल्ट और नमक के परतों से संगठित है। दमन से गोवा तक जो दूसरा पार्ट आएगा का तटीय मैदान कोंकण तट कहलाएगा, 500 किलोमीटर लंबा है। अभी एक एक का विस्तार से अध्ययन करेंगे। तीसरा है कर्नाटक का तट, गोवा से लेकर कन्नौज तक का 525 किलोमीटर लंबाई में फैला हुआ एक तट है ये। और चौथा डिवीजन आएगा कन्नौज से कन्याकुमारी तक का तट है। ये 500 किलोमीटर के जो मैदान है लंबा तट तक विस्तृत है। और पहला जो डिवीजन अपने स्टार्ट करते हैं दैट इज द गुजरात प्लेन्स। गुजरात प्लेन, ये मैदान कच्छ और सौराष्ट्र प्रायद्वीप के तट पर पश्चिमी गुजरात के तटीय पट्टी के रूप में फैले हुए हैं। इसमें गुजरात का भीतरी मैदान, कच्छ व खंभात की खाड़ी का तटवर्ती क्षेत्र सम्मिलित है। इसका ढाल पश्चिम से दक्षिण पश्चिम की ओर है। यह समुद्र तल से अधिक ऊंचा नहीं है। साबरमती के मुहाने पर तो केवल 12 मीटर ऊंचा है। अरब सागर में गिरती है। भीतरी क्षेत्र जो है अनेक स्थानों पर खनिज तेल मिलने तथा सारे गुजरात में वस्त्र उद्योग का निरंतर विकास हो गया है। पश्चिमी बनास, माही, साबरमती, नर्मदा, तापी नदियाँ इस मैदान में जो बहती हैं, मिट्टी के कानों को और उपजाऊ बनाती हैं। किंतु तटीय क्षेत्रों में ज्वार आते हैं। ज्वार का जल भरने से जो है वो खारापन, दलदल नमकीन खारा पैदा हुआ। इस भाग में जाया की खाड़ी होने से तटीय क्षेत्रों में पर्याप्त आर्थिक विकास हो गया है। यहाँ पर अनेक व्यापारिक व औद्योगिक केंद्र विकसित हो गए हैं। नर्मदा नदी बांध परियोजना जो काफ़ी समय से चल रही है, पूरी हो जाने पर इसका अधिक तेज़ी से विकास हो सकेगा। अधिकांश तटीय मैदान जो है वो ये उपजाऊ है इस क्षेत्र का। जो दूसरा डिवीजन आता है जो अपन ने कहा था दैट इज कोंकण तट। यह मैदान गोवा तक लगभग 600 किलोमीटर का फैला हुआ है। मुंबई के निकट यह अधिक चौड़े होते हैं। पश्चिमी घाट से निकलने वाले अनेक छोटी नदियाँ इसमें बहती हैं, विशेषतः उल्लास। ये क्वेश्चंस बनेंगे सारे। उल्लास और वैतरणी दो महत्वपूर्ण नदियाँ हैं। ये तटीय मैदान अधिक कटाफटा है, किंतु तट के समय सामुद्रिक लहरों तथा बालू का स्तूप एकत्रित कर दिए गए हैं। इस मैदान में वर्षा अधिक होती है। यह काफ़ी उपजाऊ है, अतः यहाँ आम, नारियल, चावल आदि पैदा होते हैं। मुंबई के निकट कई जल विद्युत योजनाएं क्रियान्वित कर और महानगर को विद्युत आपूर्ति की जाती है। ये क्वेश्चन फिर बनेगा स्टूडेंट्स। इस क्षेत्र के अंदर थाल घाट और बोर घाट, अभी मैप में अपन दोबारा देखेंगे। थाल घाट और बोर घाट दो मुख्य दर्रे हैं। मुंबई व गोवा के दक्षिण पूर्व में स्थित हैं। संपूर्ण तटीय मैदान में 100 से 160 सेंटीमीटर वर्षा होने से सघन कृषि की जाती है और देश की व्यापारिक राजधानी मुंबई यहीं पर स्थित है। तीसरा डिवीजन जो आता है दैट इज द कर्नाटका प्लेन्स एंड कर्नाटका और मैसूर का तटीय मैदान। कुछ बुक से मैसूर का तटीय मैदान ही मिलेगा। यह मैदान गोवा से लेकर लगातार मंगलोर तक लगभग 300 किलोमीटर
लंबाई में फैला हुआ है। उत्तरी भाग में सकरा है, किंतु दक्षिण भाग में अधिक चौड़ा है। वर्षा अधिक होने तथा सामान्य तापमान अनुकूल होने से यहाँ सुपारी, गरम मसाले, केला, आम, नारियल, चावल आदि अधिक पैदा किए जाते हैं। यहाँ तटीय भाग में टीले पाए जाते हैं। त्रिवेंद्रपुरम निकट पश्चिमी घाट का पूर्वी भाग उपजाऊ में उन्नत कृषि का क्षेत्र है। यहाँ पर समतल भूमि प्राय भूमि पाई जाती है। पूर्व की ओर सीढ़ीनुमा ढाल पाया जाता है। अब पूर्ववर्ती भाग में या घाट के पश्चिमी ढालों पर काजू, केला, आम, सुपारी, कौवा, काली मिर्च की बागायती की जाए। सारा तटीय भाग कर्नाटक क्षेत्र में आता है। सर्वत्र जो है वो सघन आबादी का क्षेत्र है। अपने स्टूडेंट्स पढ़ा था जो दक्षिण का जो पार्ट है वहाँ पर मैक्सिमम एरियाज़ के अंदर जो है वो कमर्शियल क्रॉप्स व्यापारिक कृषि की जाती है, जो बहुत ही आर्थिक दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। जो चौथा डिवीजन आता है वो अपन ने भी देखा मैप के अंदर, दैट इज मालाबार, तो मालाबार कोस्ट या मालाबार प्लेन्स कहलाता है। यह मैंगलोर से कन्याकुमारी अंतरिम तक फैला हुआ है। 500 किलोमीटर की लंबाई में फैला हुआ है। यह काफ़ी चौड़ा है। इसमें लंबे और सक्रिय लैगून, फिर जीके का क्वेश्चन बनेगा, जिन्हें दक्षिण में कयाल कहा जाता है, पाए जाते हैं, जो नदियों के मुहानों पर बालू जम जाने से। अपने फर्स्ट ईयर में आपने और प्रीवियस के अंदर आपने कहा था कि फॉर्मेशन ऑफ द लगून्स किस प्रकार होता है, वो यहाँ देखने में काफ़ी मिलेगा। इनमें सैकड़ों किलोमीटर तक नौकायन संभव है। कोची का बंदरगाह ऐसे ही लगून में स्थित है। फिर क्वेश्चन ये अगेन एक क्वेश्चन बनेगा, कोची का बंदरगाह जो है लगून में स्थित है। यहाँ पर तटीय मैदान 80 किलोमीटर चौड़े हैं। यहीं पर पूर्ववर्ती पश्चिमी घाट सबसे ऊंचे हैं। एक क्वेश्चन फिर बनेगा यहाँ पर, इस क्षेत्र के अंदर पालघाट दर्रा, ये दर्रा नीलगिरी के दक्षिण में स्थित है एवं यहीं से होकर सड़क मार्ग, रेल मार्ग तमिलनाडु और कर्नाटका, तमिलनाडु है कर्नाटका की ओर गए हैं। सारा ये तटीय मैदान उपजाऊ व महीन लेटराइट मिट्टी से निर्मित है। यहाँ की जलवायु उष्ण आर्द्र है। यहाँ वर्षा 200 से 400 सेंटीमीटर तक होती है। अतः यहाँ पर रबर, सनकौन, कहोवा, गरम मसाले, पान, नारियल, अनेक फल, लेमन, रोसा घास आदि के फार्म सर्वत्र पाए जाते हैं। चाय उभरे पहाड़ी ढालों पर पैदा की जाती है। धान व गन्ना की कृषि निचले मैदानी भागों में की जाती है। ऑल आर कमर्शियल क्रॉप्स अगर मैंने डिस्कस किया था। यहाँ की 50% जनसंख्या कस्बों नगरों में रहती है। तट पर कई आणविक खनिज, ये भी आर्थिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, जिसमें मोनाजाइट, जर्कन, बालू आदि की पर्याप्त मात्रा में पाई जाती है। वेस्टर्न जो कोस्ट है या वेस्टर्न प्लेन्स हैं, कोस्टल प्लेन्स हैं, उनके ये 4 डिविजन्स अपन ने विस्तार से बताया था। अब दूसरा डिवीजन आता है पूर्वी मैदान, ईस्टर्न कोस्ट। मैप में अपन ने देखा था ईस्टर्न कोस्ट के अपन ने 3 डिविजन्स किए थे, उड़ीसा कोस्ट, आंध्रा एंड तमिलनाडु। ना जो पूर्वी तटीय मैदान है, ये मैदान पश्चिमी तट के मैदानों की अपेक्षा अधिक चौड़े हैं। यहाँ पर मुख्य नदियों के सुविकसित डेल्टा पाए जाते हैं। जैसे कभी कभी क्वेश्चन आता है डिफरेंस बिटवीन दी ईस्टर्न कोस्ट एंड द वेस्टर्न कोस्ट, तो आप देखेंगे कि यहाँ पर जो पूर्वी तट है और यहाँ पर डेल्टा, सारी नदियाँ जो हैं डेल्टा बनाती हैं। इसकी औसत ऊंचाई, औसत चौड़ाई 160 से 480 किलोमीटर है। भू आकृति के आधार पर यह मैदान 2 भागों में बांटा जा सकता है। निचला मैदान, जिसमें निचला भाग पूर्णतः काप मिट्टियों का बना है, जो महानदी गोदावरी, कृष्णा और कावेरी नदियों के पठार के ऊपरी भागों में लाकर बिछा दी गई है। इसके समुद्री निकटवर्ती भागों में बालू के ढेरों में लंबी श्रृंखला मिलती है, जो लहरदार मैदान को बनाती है। इन ढेरों से घिरी हुई एक क्वेश्चन ये बनेगा, चिल्का लेक्स हैं ये, चिल्का, मछलीपट्टनम और पुलिकेट, ये तीनों मार्केशन का डिमार्केशन के लिए आता है। मैप के अंदर इनको अंकित करने के लिए एग्जामिनेशन क्वेश्चन बन जाता है। छिछली झीलें बन गई हैं। ऊपरी भाग, दूसरा डिवीजन है इसका ऊपरी भाग, वो है गुंटिका मुहाने, काप मिट्टी का अवशिष्ट मैदान है, जो उभरे हुए भूभाग के क्षयकरण द्वारा बना है। यह मैदान कहीं पर नदियों की हल्की उपजाऊ मिट्टी से ढका हुआ है तथा शेष भाग पुरानी चट्टानों स्पष्ट दिखाई पड़ती है। पूर्वी तटीय मैदानों की सबसे दक्षिणी पट्टी जो है तमिलनाडु मैदान कहलाती है। उसके डिवीजन जब अपन करेंगे एक एक का पढ़ेंगे। जो 675 किलोमीटर है। मध्य पट्टी जो है वो अपन ने भी कहा था, वो आंध्र प्रदेश का क्षेत्र सारा का सारा आंध्रा मैदान के नाम से भी जानी जाती है। और यहाँ पर उपजाऊ कृष्णा, गोदावरी डेल्टा तथा केलारू झीलें पाई जाती हैं। और तीसरा डिवीजन ऊपर से स्टार्ट करेंगे अपन, उत्कल के मैदान, जो उड़ीसा के अंदर 400 किलोमीटर लंबा है। और चिल्का झील, महानदी का डेल्टा के अंदर चिल्का भुवनेश्वर से 80 किलोमीटर पर। चिल्का झील बहुत महत्वपूर्ण झील है, जो कि यहाँ पर डॉल्फिन के लिए भी काफ़ी फेमस है।
पूर्वी तटीय मैदान के मेढक अधिक अधिक होने या कृषि की दृष्टि से अधिक उपयुक्त होने के कारण पश्चिमी तट की तुलना में यहाँ अधिक जनसंख्या मिलती है। तमिलनाडु के मैदानों को दक्षिणी भारत का अन्न भंडार, अगेन द क्वेश्चन राइजेस कि तमिलनाडु को के मैदानों को दक्षिण भारत का अन्न भंडार कहा जाता है। ये तटीय मैदान कोरोमंडल तट, इन क्वेश्चन को मार्क करने के लिए आता है, कोरोमंडल तट कहलाते हैं। यहाँ सीधी खड़ी पहाड़ियाँ कगारों की अनियमित रेखा द्वारा जो जलोढ़ों एवं मोटी परत द्वारा आवृत है। ये रेखा विशेषतः महानदी गोदावरी, कावेरी, कृष्णा के डेल्टाई क्षेत्र में पाई जाती है। लुक एट द मैप। अभी जब अपन स्टार्ट करेंगे, अब अभी मैंने इसको डिवीजन किए थे, अब ईस्ट कोस्ट का डिवीजन करेंगे। चिल्का लेक फर्स्ट डिवीजन, देन द सेकंड डिवीजन एंड द थर्ड डिवीजन। ये जो आपका है उत्कल के मैदान कहलाएगा, आंध्रा का तटीय मैदान कहलाएगा और तमिलनाडु का तटीय मैदान कहलाएगा। मैप के अंदर सारा का सारा ये डिमार्केशन आपको करना पड़ेगा। नाला कृष्णा, देखो कावेरी, जो नदियां हैं वेस्ट से निकलती हैं और ईस्ट की तरफ आती हैं। यहाँ पर क्योंकि पूरे तट पे अभी अपन घाटों का जब विस्तार से अध्ययन करेंगे, पश्चिमी घाट पर पहाड़ियाँ पाई जाती हैं, उन पहाड़ियों के कारण जो है वर्षा जो है, जब मानसून जाता है इन पहाड़ियों से टकराता है, वर्षा इस क्षेत्र पर ज़्यादा होती है। और ये जब मानसून वाला चैप्टर पढ़ेंगे देखेंगे ये रीजन जो कहलाता है, ये शेडो रीजन कहला जाता है, वहाँ इसका विस्तार से और अध्ययन करेंगे। और जब पूर्वी तटों पूर्वी मैदानों का अध्ययन करते हैं तो पहला जो आता है उत्कल का मैदान, जैसे मैप में अपन देखा है, यह है उड़ीसा के तट के सारे लगभग 400 किलोमीटर में फैला हुआ है। अधिकांश मैदान की मिट्टियाँ उपजाऊ होने का कारण चावल जूट पैदा किया जाता है। महानदी के डेल्टा में यह अधिक चौड़ा है, यहाँ बालू के अनेक टीले पाए जाते हैं। इसी डेल्टा के अंदर आपको महत्वपूर्ण झील जो है चिल्का स्थित है। यहाँ पर यहाँ बीच बीच के तट में निकट प्राचीन पठारी चट्टानों के बाद पाए जाते हैं। दूसरा सेकंड रीजन अपन ने मैप में देखा, दैट इज आंध्र प्रदेश के तटीय मैदान। ये भाग में पुलिकट झील तक फैला है। इसमें गोदावरी कृष्णा नदियों के डेल्टा स्थित हैं। इन दोनों नदियों ने पूर्वी घाट को लगभग 400 किलोमीटर की चौड़ाई में काट कर समतल मैदान बना दिया। विशाखापट्टनम जिले के तटीय मैदान में 80 से 100 किलोमीटर के चौड़े हैं। वहीं कृष्णा एवं गोदावरी जिलों में यह भीतर की ओर 300 किलोमीटर से भी अधिक चौड़े हो गए हैं। इसी कारण यह संपूर्ण मैदानी भाग विशेष उपजाऊ है। तंजौर कावेरी की निचली घाटियाँ तो कृषि उद्यानों के लिए काफ़ी विकसित हो गई हैं। यहाँ पर धान, केला, गन्ना, नारियल, तिलहन, फल, सब्जियाँ खूब पैदा की जाती हैं। चेन्नई, तूतीकोरन, नागपट्टनम आदि यहाँ के प्रमुख बंदरगाह हैं। जो तीसरा डिवीजन जो नीचे का पड़ा था पूर्वी तटीय मैदानों का, दैट इज तमिलनाडु या कोरोमंडल कोस्ट कहलाता है। यह मैदान पुलिकट झील से लगाकर कुमारी अंतरिम तक लगभग 700 किलोमीटर की लंबाई का अलावा 100 किलोमीटर की चौड़ाई रखता है। संपूर्ण तटीय भाग में कावेरी, पन्नार, उत्तरी और दक्षिणी पालर, वेगई आदि नदियाँ ऊंचे पश्चिमी घाटों से नीलगिरी, इलायची और अन्नामलाई की श्रेणियों से निकलकर संपूर्ण तटीय भागों को हरा भरा समतल विशेष उपजाऊ बना दिया है। ये नीलगिरी की पहाड़ियाँ, इलायची की पहाड़ियाँ और अन्नामलाई की पहाड़ियाँ, ये मैप में डिमार्केशन के लिए एग्जामिनेशन में क्वेश्चन बनता है। इन नदियों के कारण यह तटीय कई स्थानों में पर्याप्त चौड़ा हो गया है। और मन्नार की जो खाड़ी है इस क्षेत्र के अंदर, वहाँ मोती के लिए वो काफ़ी फेमस है। और जब अपन घाटों का, अभी तो मैदानों का क्या था, जब अपन घाटों का विस्तार से अध्ययन करते हैं तो दैट इज द ईस्टर्न कोस्ट एंड द वेस्टर्न कोस्ट। वो प्लेन्स था, ये घाट। तो द ईस्टर्न कोस्ट था, दैट इज द उड़ीसा, राइट, आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु। वेस्टर्न कोस्ट को जब हम, जो ये पहाड़ियाँ पाई जाती हैं, इन्हें जो है वो सह्याद्री कहा जाता है। तो इसका डिवीजन कुछ बुक्स में मिलेगा कि उत्तरी सह्याद्री, मध्य सह्याद्री और दक्षिण की सह्याद्री, फर्स्ट, सेकंड एंड द थर्ड। और यहाँ नीलगिरी के पास, दीज आर द वेस्टर्न घाट्स, दीज आर द ईस्टर्न घाट्स। नाउ द वेस्टर्न घाट्स, पश्चिम के घाट। पश्चिमी घाट दक्षिण पठार की पश्चिमी सीमा के तटीय के समानांतर में स्थित है। यह उत्तर में ताप्ती नदी घाटी से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक 1600 किलोमीटर की लंबाई में विस्तृत है। भौगोलिक संरचना की दृष्टि से पश्चिमी घाटों को हम 3 वर्गों में विभाजित करेंगे, दैट इज उत्तरी सह्याद्री, मध्य सह्याद्री और दक्षिणी सह्याद्री क्षेत्र। स्टूडेंट्स लुक एट द मैप। जो मैप में डिमार्केशन के लिए कर रहा है, दैट इज वेस्टर्न घाट्स। ठीक है, ये पहला दर्रा यहाँ मिलेगा, थाल घाट, भोर घाट,
प्लेन में जब पढ़ा था, ये कोंकण प्लेन कहलाया था, वो मालाबार प्लेन कहलाया था। और तीसरा जो महत्वपूर्ण जो दर्रा मिलेगा वो है पाल घाट। ये तीन महत्वपूर्ण दर्रे हैं जो पश्चिमी घाट पर पाए जाते हैं। जो पहाड़ियाँ जो मिलेंगे, ये अपन ने कहा था इलायची की पहाड़ियाँ, कार्डामम हिल्स, ये डिमार्केशन में। और दूसरे नीलगिरी की पहाड़ियाँ। जो मुख्य चोटियाँ हैं, अन्नामुडी इस क्षेत्र की महत्वपूर्ण चोटी है और 2695 मीटर ऊंचाई रखती है। और एक एक चोटी है दादा बेटा, ये है 2637 मीटर, ये भी डिमार्केशन के लिए आपको देखने को मिलेगा। ना उत्तरी शहर पहला डिवीजन जो पढ़ेंगे वो ताप्ती नदी से, अपन ने कहा था ताप्ती नदी से शुरू होकर मालप्रभा नदी के उद्गम स्थल तक 650 किलोमीटर की लंबाई में अवस्थित है। उत्तरी सह्याद्री की औसत ऊंचाई आएगा 550 मीटर है। यहाँ पर गोदावरी, भीमा, कृष्णा व उर्रा नदियों के उद्गम स्थल है। देखिए ये क्वेश्चन फिर एग्जामिनेशन में बनेगा कि गोदावरी, भीमा, कृष्णा जो वो किन क्षेत्रों से निकलती हैं। कलसुबाई, सालहेर, महाबलेश्वरम, हाइट दी हुई है 1438 मीटर। उत्तरी सह्याद्री की महत्वपूर्ण चोटियां हैं, ये डिमार्केशन करने के लिए मैप में आता है कभी कभी। अपन ने, मैंने भी मैप में आपको बताया, थाल घाट और भोर घाट। थाल घाट 581, भोर घाट 680। उत्तरी सह्याद्री के दो प्रमुख दर्रे हैं और मुंबई से कोलकाता का मार्ग भोर घाट से ही निकलता है इसके लिए। उत्तरी सह्याद्री, मध्य सह्याद्री नाउ सेकंड डिवीजन इज द मिडल सह्याद्री। मालप्रभा नदी से उद्गम स्थल से लेकर पालघाट दर्रे के बीच में 600-650 किलोमीटर की लंबाई में स्थित है। यह भाग काफ़ी ऊबड़ खाबड़ धरातल वाला है यहाँ तथा वनों से आच्छादित है। यहाँ मध्य सह्याद्री की औसत ऊंचाई 1220 मीटर है। केंद्रमुख जो है 1892 मीटर है। और पुष्पगिरी, पुष्पगिरी यहाँ की प्रमुख चोटी है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेगा, हाइट है 1794 क्वेश्चन। मध्य सह्याद्री की चट्टानें ग्रेनाइट और नीस प्रकार के हैं। इसमें पूर्व पूर्व की ओर तुंगभद्रा और कावेरी नदियाँ प्रवाहित होती हैं। तीसरा डिवीजन आता है दक्षिणी सह्याद्री। नीलगिरी पहाड़ियों से लेकर कन्याकुमारी तक 290 किलोमीटर की लंबाई में ये क्षेत्र विस्तृत है। मैप में अपन लोगों ने देखा था। इस भाग में नीलगिरी की पहाड़ियों के साथ साथ अन्नामलाई की पहाड़ियाँ भी महत्वपूर्ण है। मैप में आपको मैंने अभी एक्सप्लेन किया। अन्नामुडी क्या था, अन्नामुडी यहाँ दक्षिणी सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी है। क्वेश्चन बनेगा। दक्षिणी सह्याद्री के उत्तर पूर्व में पालनी की पहाड़ियाँ हैं तथा दक्षिण में इलायची की पहाड़ियाँ हैं, कार्डनम हिल्स, मैंने अभी आपको डिस्क्राइब मैप में किया है। नाउ द पूर्वी घाट, ईस्टर्न कोस्ट। पूर्वी घाट का विस्तार 1300 किलोमीटर की लंबाई में महानदी से लेकर नीलगिरी की पहाड़ियों तक मैप में देखा था। पूर्वी घाट की औसत ऊंचाई 615 मीटर है। पूर्वी घाट के अंतर्गत दक्षिण से उत्तर की ओर पहाड़ियों को नीलगित, पलकोदा, अन्नामलाई, जावदा, शिवाय पहाड़ियों के नाम से जाना जाता है। गोदावरी और कृष्णा नदियों के डेल्टाओं के बीच पूर्वी घाट का स्तर समान हो गया है। विशाखापट्टनम जो शहर की जो ऊंचाई है 1680 मीटर, पूर्वी घाट का सबसे ऊंचा स्थल है। इसके बाद जो है महेंद्रगिरी, ये महत्वपूर्ण चोटी आएगी। महेंद्र सबसे ऊंची चोटी है इस क्षेत्र की, महेंद्रगिरी 1501 मीटर सबसे ऊंची चोटी है। पूर्वी घाट का निर्माण चोकोनाइट्स एवं खोडालाइट्स चट्टानों से हुआ है। पूर्वी घाट में चंदन के वन भी मिलते हैं। कावेरी द्वारा निर्मित होजेकल जलप्रपात प्रमुख पूर्वी घाट में ही स्थित है। प्रायद्वीप भूखंड भूगर्भिक रूप से अत्यंत समृद्ध है तथा यहाँ अनेक प्रकार के धात्विक अधात्विक खनिज पाए जाते हैं। खनिजों का सबसे बड़ा अंश जो है वो छोटा नागपुर पठार में जाता है, अपन ने अपने पढ़ा था, अभी अपन मैप में देखा था। ना लास्ट में आता है कि इन का महत्व क्या है, इंपॉर्टेंस ऑफ दीज प्लेन्स, ईस्टर्न प्लेन्स एंड द वेस्टर्न प्लेन्स। द फर्स्ट इंपॉर्टेंस इज पर्याप्त प्राकृतिक पोताश्रय का अभाव के बावजूद तटीय मैदान प्राचीन काल से व्यापार के केंद्र रहे हैं। इन मैदानों में लगभग 12 बड़े अनेक छोटे बड़े बंदरगाह स्थित हैं। दूसरा इंपॉर्टेंस, यह मैदान कृषि की दृष्टि से और स्पेशली कमर्शियल एग्रीकल्चर दृष्टि से ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये सारा क्षेत्र, पूरे दोनों मैदान। कृष्णा गोदावरी डेल्टा ने चावल के उत्पादन में हरित क्रांति का नेतृत्व किया है। यह पश्चिमी तटीय मैदानों में विशेष प्रकार की फसलें उगाई जाती है। अपन ने डिस्कस किया स्टूडेंट्स कि पूरा दक्षिण भारत के अंदर अधिकांश जो फसलें हैं वो व्यापारिक फसलें हैं, कमर्शियल क्रॉप्स हैं। तटीय मैदान फिशिंग के लिए, मत्स्य के लिए महत्वपूर्ण के केंद्र हैं। या निर्यात के माध्यम से बहुमूल्य विदेशी मुद्रा अर्जित किया है, क्योंकि
अपने डिस्कस किया था, स्थिति के आधार पर पूरे जो क्षेत्र है वो समुद्र लगता है, और यहाँ पर व्यापारिक दृष्टि से ये क्षेत्र काफ़ी महत्वपूर्ण है। अपने आर्थिक महत्व तथा सुगम संचार की सुविधा के कारण तटीय मैदानों में सघन मानवीय आदिवासी आकर्षित करते हैं, क्योंकि ह्यूमन सेटलमेंट के लिए सुविधाएं मिलती हैं, व्यापार के लिए मिलती हैं, और जो भी आर्थिक गतिविधियों के मिलती हैं, और मौलिक आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए सभी सुविधाएं मिलती हैं इन क्षेत्रों के अंदर। तो ये क्षेत्र जो है वो काफ़ी आदिवासी आदिवास काफ़ी सेटलमेंट, काफ़ी डेवलपमेंट यहाँ पर देखने को